हेलो दोस्तों, मैं संदीप गुप्ता। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12 के लिए विद्युत आवेश तथा क्षेत्र बताऊंगा, जो चैप्टर 1 है। तो मैंने पहले पार्ट 1 में कूलाम का नियम और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत आवेश की सारी परिभाषाएं और डेरिवेशन बताया था। तो आज की इस वीडियो में किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब बिंदु आवेश किस प्रकार से है। कोई हमने क्यू बिंदु मान लिया है, जैसे आवेश हमने क्यू नॉट, ये क्यू नॉट आवेश है और यहाँ पर ये कुछ दूरी है, तो इसको हमने आर मान लिया है। तो हम कूलाम के नियम से इस डेरिवेशन को सिद्ध करेंगे। चूँकि कूलाम के नियम से आप लिख लीजिए यहाँ पे ऐसे, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। इधर Q1 Q2 था तो क्यू नॉट क्यू लिख सकते हैं। अब हमने एक सूत्र पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान क्यू नॉट, इस प्रकार से। तो हम यहाँ पर E की जगह, F की जगह हम इधर पे रखेंगे। तो आइए मैं इसको रख लेता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई, इस प्रकार से देखिए। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। जब हम इसको, यहाँ पर क्यू नॉट है तो इधर पे 1/Q0 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि F की जगह पर हमने, ये F की जगह पर E की हमने E का मान रखा, क्योंकि ये E है। तो यहाँ पर ये 1/Q0 हो जाएगा और ये 1/Q0 से 1/Q0 कट जाएगा। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। यही विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। ये देखिए, इसका मात्रक यहाँ पर ये कूलाम और मीटर, ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से इसको सिद्ध करेंगे। तो मैंने आपको सिद्ध करके दिखा दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए मैं कुछ सवाल आपको करवाता हूँ। जैसे ये देखिए, तो मैं आपको ये सवाल करवाता हूँ। एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं कि इस पर 1.0 × 10⁻⁷ कूलाम का धन आवेश आ जाए। तो आपको क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम n इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n बराबर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर हम इस प्रकार से लगाएंगे इसको। तो मैं यहाँ पर देखिए, ये सवाल लगा हुआ है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आवेश हमें दिया गया है, ये देखिए कूलाम, जहाँ इसका मात्रक कूलाम है। तो ये देखिए, ये मतलब ये आवेश दिया हुआ है। तो ये देखिए Q बराबर 1.0 × 10⁻⁷ कूलाम। आपको ये देखना है इसके मात्रक पीछे क्या लगे हुए हैं, कूलाम लगा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही सूत्र बताया था, Q बराबर N × E। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए। तो यहाँ पर N, यहाँ पर इंटू में है, यहाँ पे इंटू से यहाँ जब E को हम भेजेंगे तो बराबर Q अपान E हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम इसमें Q अपान E रख देंगे। तो ये Q का मान 1.0 × 10⁻⁷ और यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम इलेक्ट्रॉन का होता है। यहाँ पर आप माइनस भी लगा सकते हैं, बराबर n। तो यहाँ पर आ जाएगा, जब हम दशमलव से दशमलव कट कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, तो 5/8 × 10⁻12। यहाँ पर जब हम घातों का करेंगे तो ये माइनस की है, ये भी माइनस की है। तो ये माइनस से जब ऊपर प्लस की जाएगी तो 7 + 19, तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो ये 12 हो जाएगी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। लेकिन जब यहाँ पर चिन्ह प्लस के ज़्यादा है तो प्लस ही की घात आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ +n की घात 12 आ गई है।
तो इसी प्रकार से ये सवाल हो जाएगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सवालों को 1 से 2 बार आप लगाइए तो आप तुरंत आसानी से सवाल को समझ भी जाएंगे और कर भी लेंगे। तो इसके बाद मैं दूसरा न्यूमेरिकल कराता हूँ। सबसे पहले आपको हल डाल लेना है, इसके बाद सवाल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये देखिए कूलाम है तो इसका मतलब आवेश दिया हुआ है हमें, तो आवेश को हम पहले लिख लेंगे। आप पूरा लिखते जाइए या फिर पूरा सवाल पढ़ लीजिए तब लिख लीजिए, आपको जैसा भी उचित लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, इसने अल्फा कण पर आवेश पूछा है। तो आप जानते हैं मैंने पहली वीडियो में पहले पार्ट में बताया है कि अल्फा कण बराबर 2 प्रोटॉन, और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ पर ये कूलाम है, तो यहाँ पर अल्फा कण बराबर 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा कण का आवेश यहाँ पर क्यू ही हो जाएगा, क्योंकि अल्फा कण हमें 2 अल्फा होता है यहाँ पर इसका सूत्र। तो क्यू बराबर हो जाएगा 16 दूनी 32 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। बस इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये सूत्र याद रख लेना है, क्योंकि ये अल्फा कण पर आवेश पूछ रहा है। तो यहाँ पर अल्फा कण का आवेश, ये अल्फा कण का आवेश आ जाएगा। ये आवेश ये क्यों दिया हुआ है, अल्फा कण का आवेश पूछा है। तो ये देखिए यहाँ से भी आप 2 प्रोटॉन याद कर सकते हैं, यहाँ से ये अल्फा कण का आवेश आ गया। यहाँ पर क्यों नहीं होगा, अल्फा कण होगा। तो ये आप याद रख सकते हैं, मैंने पिछली पार्ट में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो अभी जाकर पहले पिछला पार्ट देख लीजिए, फिर इस पार्ट में आइए ताकि आपको ये सारा समझ में आए, क्योंकि मैं फुल चैप्टर ही पढ़ाऊँगा। अब आता है दूसरा सवाल। देखिए ये नॉर्मल से सवाल आते हैं लेकिन आपको सिर्फ घुमा देंगे। 7 नाइट्रोजन 14 नाभिक पर कूलाम आवेश में आवेश की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हमें पूछा आवेश की गणना, तो हमें क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क लगा लेना कि हमें आवेश पूछा गया। अब हमें सूत्र हम क्या जानते हैं, क्यू बराबर होता है N × E। तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की। तो यहाँ पर हमें 7 नाइट्रोजन N14। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से प्रोटॉन की संख्या निकाल सकते हैं। P बराबर होता है, यहाँ पर ये जो अणुभार है, अणुभार में ये अणु क्रमांक निकाल माइनस कर देंगे तो 14 - 7 बराबर 7। तो प्रोटॉनों की संख्या 7 आ जाएगी। प्रोटॉनों की संख्या, क्योंकि हमें नाभिक पर प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होते हैं, तो हमें नाभिक पर प्रोटॉन चाहिए, तो हमने प्रोटॉन निकाल लिए हैं। और न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक ही होते हैं, तो हम इसे हम क्यों निकाल सकते हैं, Q बराबर N × P। इसका ये भी सूत्र होता है जब हमें नाभिक पर दिया जाए, आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पर Q बराबर आ जाएगा 7 × 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते ही हैं यहाँ पर ये प्रोटॉन का आवेश हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर Q बराबर आ जाएगा 16 × 7 = 112 दशमलव, तो दशमलव लगा देंगे इंटू 10⁻⁻19। जब हम एक घात घटाएंगे यहाँ से तो दशमलव इधर आ जाएगा। तो हम Q बराबर 1.12 × 10⁻⁻18 कूलाम हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, और जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट हो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो सवाल के बाद आता है आवेशन की विधियाँ। अब ये आवेशन की प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। तो सबसे पहले आता है, इसकी 3 विधियाँ हैं, चालन, प्रेरण विधि, घर्षण विधि। तो चालन विधि में जब एक आवेशित तथा एक अनावेशित चालक को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो आवेश का प्रवाह आवेशित चालक से अनावेशित चालक की ओर होने लगता है। यही विधि चालन कहलाती है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे ये कोई प्लस माइनस, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, और जब हम किसी 5 वोल्ट में इसको
ये 5 वोल्ट की बैटरी है। जब हम यहाँ पर माइनस होगा, ये जब हम किसी इस बैटरी से प्रवाह इसमें देंगे तो इस बैटरी का प्रवाह इसमें जाने लगेगा। तो इसी का मतलब आवेशित चालक से अनावेशित चालक, मतलब ये कम बैटरी है तो इसकी ओर जाने लगेगा। ये बैटरी मतलब ये समझ लीजिए कि ये भी बैटरी 12 वोल्ट की, ये चार्ज नहीं है, तो इसको चार्ज होने के लिए ये आवेशित करेगी इसको। तो यहाँ पर देखिए माइनस, जब हम माइनस जोड़ देंगे प्लस प्लस से जोड़ देंगे तो ये 12 वोल्ट, यहाँ ये दोनों बैटरियाँ आधी आधी हो जाएंगी, मतलब 6 वोल्ट की हो जाएंगी, तो ये बैटरी दोनों चार्ज हो जाएंगी। तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जब अनावेशित चालक को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो आवेश का प्रवाह आवेशित चालक से अनावेशित चालक की ओर होने लगता है, मतलब कम बैटरी की ओर होने लगेगा। यही विधि चालन विधि कहलाती। फिर आता प्रेरण विधि। प्रेरण विधि क्या है? अब जब हम कोई आवेश Q, दो माइनस Q लेते हैं, धन Q और ऋण Q, तो जब एक आवेशित तथा दूसरा अनावेशित चालक एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तो अनावेशित चालक के भीतरी पृष्ठ पर विपरीत आवेश उत्पन्न होने लगता है। यही आवेशन की विधि प्रेरण विधि कहलाती है। जब एक आवेशित तथा दूसरा अनावेशित चालक एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तो अनावेशित चालक के भीतरी पृष्ठ पर विपरीत आवेश उत्पन्न होने लगता है। आवेशन की यही विधि प्रेरण विधि कहलाती है। आपने मोटर का सिद्धांत देखा होगा, उसके अंदर जब मैग्नेटिक फोर्स आ जाता है तो वो प्रेरण के कारण घूमने लगता है, उसी प्रकार से ये आवेशित हो जाता है तो ये घूमने लगता है। इसी सिद्धांत पर ये प्रेरण विधि होती है। फिर आता है घर्षण विधि। जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उनमें आवेश उत्पन्न होने लगता है। ये आवेशन की यह विधि घर्षण विधि कहलाती है। सबसे आसान विधि है, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब परावैद्युत पदार्थ क्या है? वे अचालक पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिना चालन विधि के संभव होता है, सबके सब परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मोम, कांच, रबर, कागज, अभ्रक आदि, इनमें हम विद्युत का प्रवाह नहीं कर सकते, ये परावैद्युत पदार्थ हैं। तो इसके बाद आता है अर्धचालक सेमी कंडक्टर। वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है, सबके सब अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन आदि। ये सभी परिभाषाएं पेपर में 2 परिभाषाएं 1 नंबर की बना के पूछ लेता है, तो आपको ये सारी परिभाषाएं याद कर लेनी है। परावैद्युतांक अथवा अपेक्षिक विद्युतशीलता। यहाँ अगर परावैद्युतांक ना आकर अपेक्षिक विद्युतशीलता आता है तो आपको घबराना नहीं है। इसकी परिभाषा यही है, रिलेटिव पर मिलिलिटिव माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? या एप्सिलॉन नॉट से भी प्रदर्शित करते हैं। तो परावैद्युतांक बराबर होता है माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता। तो आप ऐसे कह सकते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, ये आपको ये याद रख लेना है। तो यहाँ पर आपको ये इस प्रकार से आता है कि माध्यम में विद्युत बल Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और यहाँ पर निर्वात में विद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। समीकरण 2 बना लेंगे और समीकरण 1 और 2 का भाग दे देंगे तो हमारा ये एप्सिलॉन आ जाएगा। तो ये देखिए ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ हमारा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट बचेगा, एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर बराबर Fm अपान F। यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ जाती है। जब आप पेपर में करना चाहें तो कर सकते हैं अगर पूछे तो। आइए अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक वर्ग के 2 विपरीत कोनों पर आवेश Q रखे हैं, दूसरे 2 विपरीत कोनों पर आवेश Q रखे हैं तथा किसी Q नेट विद्युत बल 0 हो तो Q और Q का अनुपात क्या होगा? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, इसको आपको पूरा तैयार कर लेना है। तो मैं आपको इसका हल बताता हूँ। तो इसका चित्र देखिए, एक वर्ग के 2 कोनों पर, यहाँ पर देखिए एक ये Q और एक ये Q, 2 कोनों पर Q रखा है और 2 कोनों पर ये Q रखा है।
और यहाँ पर बीच का परिणामी ये निकाल दिया है। और यहाँ पर हम इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इसको हमने आगे तक बढ़ाया तो यहाँ पर Q1 Q F1 FR अपान F2 इस प्रकार से, तो हम इसको कूलाम के नियम से इस प्रकार से सॉल्व कर देंगे। तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो इसका यहाँ पर Q1 की जगह Q हो जाएगा और Q2 की जगह यहाँ पर Q हो जाएगा, क्योंकि हम एक का ये ले लेंगे और एक का ये ले लेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरी तरफ का ले लेंगे तो समीकरण दूसरा बन जाएगा। और इसका हम जब परिणामी FR निकाल लेंगे यहाँ से, ये देखिए, तो इसके लिए हम 1/4πε इनको इंटू बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर ये समीकरण तीसरा बन जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से ये जो इसका ये निकला है, इसका a वर्ग का ये विकर्ण a√2 होता है, तो हमने इसको a√2 बाई ये कर दिया का होल स्क्वायर, क्योंकि r का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से ये सरल निकल के आ गया। आप देख लीजिए। अब नेट बल इसका शून्य है, तो FR बराबर इसका सूत्र होता है F1 का होल स्क्वायर F2 का होल स्क्वायर इंटू 2F1 F2 cos 2 थीटा। तो यहाँ से हम परिणामी इसका कैलकुलेशन करेंगे तो F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर, यहाँ F1 F2 एक ही हो जाएंगे और यहाँ पर भी F1 F2 एक ही हो जाएंगे और यहाँ cos 2 थीटा, यहाँ पर यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको 2 बाहर यहाँ से बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस cos 2 थीटा और यहाँ पर जो 1 प्लस cos 2 थीटा का सूत्र होता है 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो ये 1 से 1 कट जाएगा यहाँ पर और ये 2 F2 का ये हो जाएगा। तो इसे ये जब यहाँ पर आएगा तो ये 2 से 2 गुणा हो जाएगा, तो 4F2 F स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जब रूट से ये हटेगा तो यहाँ FR बराबर आ जाएगा, इससे 4 से 2 बाहर आ जाएगा, F1 से ये स्क्वायर हट जाएगा तो F1 cos थीटा। तो अब हम सारी इसकी जो वैल्यू हमने पहले निकाली F1 F2, इसकी सारी वैल्यू रख देंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो हमने 1/4πε0 Q स्क्वायर A2 अपान इंटू 2 बराबर यहाँ से 1/4πε0 इंटू Q अपान A स्क्वायर। तो यहाँ से ये Q कट जाएगा, यहाँ पर 1/4πε से ये कट जाएगा, यहाँ से J कट जाएगा। काश यहाँ पर हम 45 ले लेंगे, क्योंकि ये यहाँ से हम 45 का मान 1/√2 होता है। फिर इसके बाद Q1 अपान Q2 बराबर 2 इंटू √2 इंटू Q इंटू 1/√2, ये cos 45 का मान आ जाएगा। यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ पे √2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं √2 इंटू Q, यहाँ से 2। तो जब हम इसको इधर बटे में है तो इसको हम भेजेंगे तो ये गुणे में चला जाएगा, तो Q बराबर हो जाएगा 2√2 इंटू Q। तो हम Q को इधर भेजेंगे तो ये Q अपान Q2 हो जाएगा और यहाँ पर 2√2 अपान 1, तो इसकी वैल्यू अनुपात में आ जाएगी। तो इसी प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा। आपको इसको पूरा लिख लेना है और कॉपी में अच्छे से समझ लेना है, 1 से 2 बार वीडियो देख लेनी है, तो ये सारा आपको समझ में आ जाएगा। तो अब इसके बाद आता है सतत आवेश वितरण। ऐसा निकाय जिसमें आवेश एक स्थान एक दूसरे के पास रखे होते हैं सतत आवेश वितरण कहलाता है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से ये परिभाषा आएंगी तो याद कर लेना है आपको। रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और तीसरा आयतन आवेश वितरण इस प्रकार से है। तो जब कोई आवेश किसी रेखा पर समान रूप से वितरित होता है तो उसी रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। जब कोई रेखा पर समान रूप से वितरित होता है, क्यों, ये रेखा कोई R ले लेते हैं, तो यहाँ पर रैखिक आवेश वितरण, रैखिक आवेश घनत्व बराबर लिम्टा बराबर होता है यहाँ पर dq, क्योंकि हम d को बहुत कम मानते हैं, dq अपान dl हम छोटा सा भाग लेंगे तो dq अपान dl, इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर, इसका विमीय सूत्र AT/L, तो AT/L-1 हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखना है। फिर पृष्ठ आवेश वितरण, जब कोई आवेश किसी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है तो उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठ आवेश का घनत्व हो जाएगा, ये मान लीजिए कोई पृष्ठ है, यहाँ पर dq अपान ds हो जाएगा यहाँ पर इसका।
तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर डी क्यू अपान डी एस, क्योंकि ये छोटे से पृष्ठ के लिए लिया गया है तो यहाँ पर हमने डी एस ले लिया है, और डी क्यू अपान डी एस ये एक ही सूत्र से सारा निकल आता है। फिर यहाँ पर आता है आयतन आवेश वितरण। जब कोई भी आवेश किसी पृष्ठ पर संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित होता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। यहाँ पर कोई आयतन हमने ले लिया है, इसकी यहाँ पर dv हमने आयतन कोई मान लिया है छोटा सा इतने बड़े आयतन से, तो यहाँ पर रो बराबर हो जाएगा dq अपान dv आयतन आवेश घनत्व के लिए। ये परिभाषाएं सारी एक एक नंबर में पूछ लिया जाता है। सतत आवेश वितरण की विधियाँ परिभाषा लिखिए वितरण के सहित। तो आपको ये से सारा चित्र बना के कर देना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो अगली वीडियो में मैं पार्ट 3 लेके आऊँगा। धन्यवाद।